तो अभी हमने जो है इससे पहले वीडियो में देखा कि इंटीग्रेशन का क्या यूज़ है फिज़िक्स में और क्यों इसको यूज़ करते हैं। उसको ही कुछ आगे एक्सटेंड करते हुए फिर हम देखते हैं कि इसको हम कैसे आगे और भी हम फिज़िक्स में क्या एप्लीकेशन करते हैं। तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन है हमने देखा था कि वर्क में कैसे हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन निकालने के लिए एफ डॉट डी एक्स, और इसको जो है एफ डॉट डी एक्स को ये इंटीग्रेट करके दिखाया गया था कि ये x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज कर रहा है, एक्स आई से एक्स एफ तक। यानी कि एक्स आई क्या है, ये एक्स आई इज इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू of x and xf equal to final value of x है। तो ये दोनों वैल्यू जो है इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी इंटीग्रेशन को कहा जाता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन डिफिनिट क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये इंटीग्रेशन एक डिफिनिट वैल्यू के बीच हो रहा है। अगर ये डिफाइंड वैल्यू नहीं हो तो उसको इनडिफिनिट कहते हैं। अब इसी इंटीग्रेशन को यूज करके हम फिजिक्स में कैसे इसको यूज करते हैं ये देखते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास जो फंक्शन था, मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया कि अगर x टू द पावर n है, dx है, एंड ये जो लिमिट है हमारा, मान लीजिए लोअर लिमिट a है, b है, कोई रैंडम वैल्यू हमने लिया। इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या हो गया, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। और ये लिमिट जो है इसको हम लोग a से b ऐसे लगाएंगे। b को कहते हैं अपर लिमिट और a को कहते हैं लोअर लिमिट। यानी कि इस x का जो वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, ये बड़ा से बड़ा b लेगा और छोटा से छोटा वैल्यू a तक जाएगा। यानी कि वेरिएबल हमारा x है, तो x के जगह पर एक बार वैल्यू पुट करेंगे b और n प्लस 1 कर देंगे। फिर लोअर लिमिट जब पुट करते हैं तो माइनस लगाते हैं, x के जगह फिर पुट कर देंगे लोअर लिमिट वाला ये a x के जगह पे, तो ये हमारा आ जाएगा n प्लस 1 ये रहा, और नीचे में डिवाइडेड बाई n प्लस 1 था ये। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन हो गया। यानी कि x का जो वैल्यू है ये हमारा चेंज हुआ कहां से कहां तक, b से अपर लिमिट है और a क्या है, वो हमारा लोअर लिमिट है, यानी a से b तक चेंज हुआ। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स का, जो कि स्प्रिंग का है, कि उसमें अगर हमें वर्क निकालना पड़े तो हम वर्क कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि ये आपका स्प्रिंग है, इसको मैंने क्या किया कि एक ब्लॉक से अटैच कर दिया एक एंड, और दूसरा एंड को क्या किया, यहाँ एक रिजिड सपोर्ट से दूसरे एंड को बांध दिया। ये स्प्रिंग है, और ये इसको क्या किया, इस तरह से एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख दिया, और इस साइड में क्या किया कि एक फोर्स अप्लाई किया, इसको ऐसे इधर एक फोर्स लगाया, फोर्स बाई मी और बाई ह्यूमन, किसी ने इसको इधर खींचना शुरू किया। अब स्प्रिंग की क्या टेंडेंसी होती है कि स्प्रिंग जो है इस ब्लॉक पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगी। स्प्रिंग, फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, Fs इज द फोर्स ऑफ स्प्रिंग। अब क्या होगा, जैसे जैसे इस एलोंगेशन आप बढ़ाएंगे स्प्रिंग का, ये फोर्स स्प्रिंग का भी बढ़ने लगेगा। यानी कि यहाँ फोर्स आपका कांस्टेंट नहीं है, ये Fs जो है, ये आपका जो फोर्स है, ये किसका फोर्स है, फोर्स ऑफ स्प्रिंग, which is not constant, which is not constant। ये स्प्रिंग का फोर्स है which is not constant, ये कांस्टेंट नहीं है।
तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला वर्क इक्वल टू Fs मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां आपका क्या हो रहा है, ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, फोर्स आपका चेंज हो रहा है। तो इस तरीके के केस के लिए जब हम वर्क निकालेंगे जहां हमारा फोर्स चेंज हो रहा है, तो उसको जो है हम इंटीग्रेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अब ये जो स्प्रिंग का जो फोर्स है ये क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। जितना यहां इसको खींचेंगे, मान लिया x डिस्प्लेसमेंट खींचा तो x के प्रोपोर्शनल हो गया। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए यहाँ पे इक्वल साइन दिया गया है, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा, k जो है ये कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। इस k को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। इसका चर्चा हम ज्यादा करेंगे जब हम फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़ेंगे तब। स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ भी मुझे मैथ समझाना है कि इंटीग्रेशन कहाँ यूज होता है। तो ये हमारा हो गया Fs इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। एक्स क्या है, ये वो एलोंगेशन है जो इस पोजीशन से, अगर अभी मान लिया जाएगी ये नहीं नॉर्मल कंडीशन में है, कोई एलोंगेशन नहीं है, तो इसको खींच करके यहाँ तक मान लिया इस ब्लॉक को यहाँ तक लाया गया, इस ब्लॉक को फोर्स लगा के खींच के यहाँ तक लाए, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा x है, यहाँ तक खींच के ले गए। अब क्या करते हैं कि ये हमारा फोर्स निकल गया, फोर्स कितना आया, फोर्स हमारा है Fs स्प्रिंग का ये है। अब वर्क निकालना पड़ेगा, तो छोटा सा वर्क dw लिखेंगे Fs इंटू dx कर देंगे। dx क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। जब ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होगा तो हम मान लेंगे कि स्प्रिंग का जो फोर्स है वो इस छोटे से बहुत से छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए स्प्रिंग का जो फोर्स है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर टोटल वर्क निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम इसको, कि इस पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क डन निकल जाएगा जब हम इसको इंटीग्रेट कर, तो ये हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। तो इसको लिखेंगे W, और ये मान लीजिए कि ये स्प्रिंग ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका कहां से कहां तक गया, मान लीजिए कि ये 0 था इनिशियली और ये बहुत ज्यादा एलोंगेट होकर के xm तक चला गया। बड़ा से बड़ा जो हमने स्प्रिंग में एलोंगेशन दिया वो हमारा एलोंगेशन क्या था, xm है। अब इसमें क्या करेंगे कि ये इंटीग्रेशन में इसका फोर्स का जो वैल्यू जो लिखा है ऊपर, इसको पुट कर देंगे। फोर्स क्या है स्प्रिंग का, माइनस के इंटू एक्स है, तो यहां डाल देंगे माइनस के इंटू एक्स और यहां डाल देंगे dx। तो अब ये कितना आ जाएगा वैल्यू हमारा, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये k क्या है, कांस्टेंट है, माइनस k क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो बाहर आ गया, ये 0 से xm x dx हो गया ये। अब देखिए कि ये x dx हो गया, तो इस फॉर्म x का पावर कितना है, यहाँ 1 है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा जब इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब माइनस के ये बाहर है और x का पावर कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और लिमिट कहां से कहां तक हमारा जा रहा है, 0 से लेकर के xm तक। अब इसको 0 से लेकर के xm तक इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है कि हमको क्या करना है, इसमें लिमिट का वैल्यू पुट करना है। लिमिट का वैल्यू पुट करने का मतलब क्या है, यहाँ x क्या है, ये x वेरिएबल है, इसके जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे xm, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ही अपर लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा xm का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, और यहाँ जो माइनस k था ये बाहर है, ये बाहर रहेगा ऐसे। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस k xm का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा।
यानी कि ये जो हमारा वर्क डन निकला, ये वर्क डन किसके थ्रू है? ये वर्क डन बाय स्प्रिंग है। ये है वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग। अगर ये आप इंटीग्रेशन नहीं करते तो इसमें वर्क नहीं निकाल सकते थे। इसीलिए इंटीग्रेशन का जो है वो बहुत ही यूज है हमारे फिजिक्स में। तो इंटीग्रेशन फंडामेंटली हमें समझना पड़ेगा, तभी हम फिजिक्स के बहुत सारे, अगर इंटीग्रेशन नहीं करते तो इस केस में विदाउट इंटीग्रेशन आप वर्क नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एफएस जो है, ये फोर्स क्या है? ये वेरिएबल है। वेरिएबल होने के वजह से अब अगर यही फोर्स अगर कांस्टेंट रहता तो फिर कोई बात नहीं है, वर्क डायरेक्टली अगर हम एफ मल्टीप्लाइड बाई एस कर देंगे। ये अगर कांस्टेंट है तो कोई बात नहीं है, कांस्टेंट है। जैसे कांस्टेंट का कैसे ग्राफ होता है, ये कांस्टेंट का पता चलेगा कि ये फोर्स जो है, मान लीजिए अगर 10 न्यूटन है, एफ इक्वल टू 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन हमारा कांस्टेंट है और इधर हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम इधर इसमें निकाल सकते हैं डायरेक्टली फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट 10 न्यूटन फोर्स लगाने से 5 मीटर हो गया, तो इसमें डायरेक्टली वर्क लिख देंगे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हमारा 50 जूल का वर्क हो जाएगा। लेकिन ये जब वेरिएबल हो गया तब हम नहीं निकाल सकते हैं इस वर्क को, और उसी के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो ये हमारा स्प्रिंग में भी वर्क निकालने में यूज होगा। जब हम फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे वहां भी इस इंटीग्रेशन का यूज होगा। जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे वहां भी इस इंटीग्रेशन का यूज होगा। तो इस सारे पर मैंने 2-3 वीडियो और बनाए हैं जो हम लिंक शेयर करेंगे। आप उसके सब्सिक्वेंट लेक्चर आगे वाले वीडियो को भी देख ले, ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन कितना यूजफुल है फिजिक्स के लिए। उसके आगे भी जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे वहां इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगा। उसके आगे जब आप जो है कि और मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहां भी इंटीग्रेशन का जरूरत होगा। यानी कि पूरे फिजिक्स में जरूरत होगा। तभी एच.सी. वर्मा ने फिजिक्स के बुक में अपने लिखा है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यानी कि अगर आपको फिजिक्स सीखना है, समझना है, तो उसका लैंग्वेज आना चाहिए। किसी भी जुबान को समझने के लिए उसका लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे फिजिक्स समझना है तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज है, तो मैथमेटिक्स समझ लेंगे तो फिजिक्स समझ लेंगे। अगर फिजिक्स नहीं समझेंगे कब? जब आप मैथमेटिक्स नहीं समझते, क्योंकि मैथमेटिक्स ही फिजिक्स का लैंग्वेज है। तो बाकी 2 वीडियो और मैंने इसके बाद मैंने शेयर किया हुआ है, वो जो है इसके बाद उसमें एग्जाम्पल्स हैं, और जो है एग्जाम्पल के साथ साथ जो है एक्सप्लेनेशन भी, उसमें सारे सबका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि हम उसको कैसे यूज करेंगे और क्या हमारे क्यों हम यूज करेंगे, क्या बेनिफिट्स हैं। ये सारे सब्सिक्वेंट 2 वीडियो और है जिसमें दिया हुआ है। मैंने बहुत छोटा छोटा वीडियो 15-15 मिनट के बनाए हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। और फिजिक्स जो है, चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या मेडिकल के हो, स्टार्टिंग में मैथ ये कैलकुलस है, तो इसमें 12 का भी पार्ट है, 11 का पार्ट डिफरेंशिएशन होता है, 12 में है इंटीग्रेशन। इसलिए मैंने चाहा कि छोटे छोटे वीडियो में इन सारे चीज़ों को बना दिया जाए।